हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आइए हम मॉडल सेट 2 बनाते हैं। पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? वह है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, अंग, मगध, मल और वत्स। इसका आंसर हो जाएगा मल। मल, ठीक है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं कि महापरिनिर्वाण मतलब होता है कि उनकी मृत्यु, ठीक है, कहाँ हुआ था, ठीक है ना। तो मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है, ठीक है, गौतम बुद्ध के। तो प्राचीन काल में भारत में 16 महाजनपद था, ठीक है। उसी महाजनपद में से एक था मल, ठीक है। और मलों की राजधानी कुशीनगर के निकट, हिरण्यवती नदी था एक। कौन सा नदी? हिरण्यवती, ठीक है। ये नदी का नाम आता है हिरण्यवती नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। ये हुआ था घटना 483 ईस्वी में। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। उस समय गौतम बुद्ध 80 वर्ष के थे, ठीक है। उस समय गौतम बुद्ध 80 वर्ष के थे, ठीक है। और मृत्यु के पश्चात, ठीक है, ये जब मृत्यु हुई तो इस मृत्यु के पश्चात जो अवशेष बचे थे, शरीर त्याग दिए थे, ठीक है। शरीर त्यागने के बाद से जो अवशेष हुआ उसको 8 भागों में बांट दिया गया था। कितने? 8 भागों में। और 8 भागों में बांटकर और सभी जगह पर स्तूप का निर्माण कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो ऑप्शन ए में है वैशाली, बी में श्रावस्ती, सी में कौशाम्बी और डी में राजगिरी। तो सर्वाधिक गौतम बुद्ध उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में, ठीक है। कौशल देश की राजधानी किसकी राजधानी थी? तो कौशल देश, ठीक है दोस्तों। कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती। वहीं पे उपदेश सबसे अधिक गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया है, ठीक है। ऐसे में आता है कि प्रथम उपदेश, ठीक है, प्रथम उपदेश कहाँ दिए हैं? तो सारनाथ में। प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध कहाँ दिए हैं? तो सारनाथ में। ये 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में हम बोलते हैं इसको धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, इसको हम बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, ठीक है। पहला गुप्त शासक को हमको बताना है जिसने सिक्के जारी किए थे। तो ऑप्शन ए में हो जाएगा श्रीगुप्त था, बी में चंद्रगुप्त प्रथम था, सी में ऑप्शन दिया हुआ है समुद्रगुप्त प्रथम था और डी में है चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चलिए इसमें क्या है इसके बारे में कि घटोत्कच के उत्तराधिकारी के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम सिंहासन पर बैठा। घटोत्कच, ठीक है, घटोत्कच का उत्तराधिकारी ये था। उसने प्रसिद्ध लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी, ठीक है, कुमार देवी से विवाह किया था। ये किस कुल की थी? तो लिच्छवी कुल। ये लिच्छवी कुल से बिलोंग करती थी, ठीक है। और इसने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की। महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए ये क्वेश्चन आता है कि महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो आंसर आपको टिक करेंगे उसमें चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। इसने और भी काम किया था। इसने गुप्त संवत, एक संवत था जिसको बोलते हैं गुप्त संवत। देखिए गुप्त संवत 319 से
यानी कि 320 ईस्वी। ठीक है, 319 से 320 यानी कि में, ठीक है, ये गुप्त संवत आया हुआ था। और इस सर्वप्रथम इसने ही रजत चांदी के सिक्के, और देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के, ठीक है, चांदी के मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ग्रहण कर लिया था। और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो समुद्रगुप्त था। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ ब्रीफ नॉलेज हो जा रहा है इस क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, आप इसको भी पॉइंट आउट करते जाइएगा और केयर से सुनते जाइएगा और वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये किसके बाद आया? तो घनानंद। ठीक है, घनानंद शासक थे नंद वंश के। इसके बाद से इसने मौर्य वंश की स्थापना की, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं नेक्स्ट 5 पे। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासक था? ऑप्शन ए में नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश। ठीक है, तो ऑप्शन 5 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंदवंश। ठीक है, सिकंदर के हमले के समय उस समय नंद वंश का शासक घनानंद था। ठीक है, घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। उसने ही सिकंदर के साथ युद्ध किया था और युद्ध में हार गया था। फिर भी सिकंदर घनानंद से बहुत ही प्रभावित हुआ था और बिना क्षति पहुंचाए आगे की ओर बढ़ गया था। देखिए, इससे बहुत ही प्रभावित हो गया था। अभी ऊपर भी मैंने बताया है कि घनानंद, ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद कौन सा? मौर्य शासन आया था। ठीक है, तो सिकंदर के समय, सिकंदर जब आया था तो उस समय नंद वंश का कौन सा था? घनानंद शासक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्ययंत्र बजाते थे? तो मुगल सम्राट औरंगजेब ए ऑप्शन में दिया हुआ है सितार, बी पखावज, सी वीणा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, वीणा। ठीक है, औरंगजेब क्या कहते थे? वीणा। द्वितीय को हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। ये अजमेर का शासक, ये कहाँ के शासक था? तो अजमेर। ठीक है, अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय कब से कब तक? तो 1177 से 1192 ईस्वी, 1177 से 1192 ईस्वी की, इस टाइम तक ये प्रसिद्ध रहा। ठीक है, और 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में वह मोहम्मद गोरी से पराजित हो गया था। 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में। ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किससे पराजित हुआ था? तो मोहम्मद गोरी से, मोहम्मद गोरी से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन नंबर ए आस्किनी, बी परुषणी, सी कुंभा या क्रमु और ऑप्शन नंबर डी बिपास या सुतुद्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंभा। ठीक है, देखिए जब हम पढ़ेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट करते हैं तो इसमें आते हैं ऋग्वेद के साथ साथ बहुत सारा आपको पढ़ना पड़ता है कि जो प्राचीन नदियाँ थीं। ठीक है, प्राचीन नदियाँ
और उनको वर्तमान में किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछता है। तो कुंभा, ठीक है ना, जो कुंभा नदी है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, काबुल। कौन सी नदी है, काबुल। ऐसे ही आ जाएगा कि क्रमु, क्या हो जाएगा, क्रमु दिया हुआ है तो क्रमु को कुर्रम। ठीक है, और भी नदी आती है, और देखिए ये सारी नदियाँ का ऋग्वेद में उल्लेख है। ठीक है, कुंभ हो जाएगा, कुंभा हो जाएगा, क्रमु हो जाएगा, और भी देखिए और है एक गोमत। ठीक है, इसको बोलते हैं गोमल। एक गोमत हो जाएगा, एक हो जाएगा सुआलू। क्या हो जाएगा, सुआलू, उसको बोलते हैं स्वात। इसको कौन सा बोलते हैं, स्वात। इन नदियों का उल्लेख, ठीक है, इन नदियों का उल्लेख किसमें है, तो ऋग्वेद में आर्यों के संबंध का सूचक है। ये अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है हमको। ठीक है, ये स्मारक कुछ दिया हुआ है सूची 1 में, और सूची 2 में दिया हुआ है निर्माता। सूची 1 में है कि अलाई दरवाज़ा दिल्ली। बी है बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी। सी मोती मस्जिद आगरा। डी मोती मस्जिद दिल्ली। ठीक है, ये जो दो और ये ऑप्शन निर्माता में ए में अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है अकबर, तीसरा शाहजहाँ, चौथा औरंगजेब। देखिए इसको सुमिलित करना है हमको। ठीक है, तो एक चीज़ और है कि एग्ज़ाम में ये भी आता है कि अलाई दरवाज़ा कहाँ है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, मोती मस्जिद कहाँ है। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ साथ आप मिलान करने के साथ साथ हमको इसके जो स्थिति है उसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि स्थिति भी क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अलाई दरवाज़ा। ठीक है, किसने निर्माण कराया था दिल्ली में, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी तो अकबर के शासनकाल में बना था। ठीक है, मोती मस्जिद आगरा शाहजहाँ के शासनकाल में, और मोती मस्जिद दिल्ली, ठीक है, ये औरंगजेब के शासनकाल में बना था। ये जो मोती मस्जिद दिल्ली है, ठीक है, ये लाल किला के अंदर ही है। देखिए आगरा में भी लाल किला के अंदर है और दिल्ली में भी लाल किला के अंदर है मोती मस्जिद। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ठीक है, ये गांधी जी ने कहा था। किसका वाक्य है, गांधी जी ने। ठीक है दोस्तों, देखिए ये कथन आता है जैसे तुम मुझे खून दोगे मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, जय किसान, जय जवान, जय किसान, इस टाइप में कुछ कथन आते रहते हैं। ठीक है, तो इस कथन को भी हमको याद रखना है, जैसे विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो ये कथन था महात्मा गांधी जी का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 12 चलते हैं। निम्न में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली, देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है, अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ खिलाफत आंदोलन, बी में असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली की भूमिका है। ठीक है, ये भूमिगत रूप से रेडियो एक्टिविटीज़ में कार्यरत थी। ठीक है, तो इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान था भारत छोड़ो आंदोलन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया था परंतु इसके परिणाम नहीं देख पाए। देखिए असहयोग आंदोलन, ठीक है, कब, 1920। भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे कब था, 1942। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन 1920 को देखिए समर्थन तो दिया था परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके। तो परिणाम नहीं देख सके, इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक क्या था कि आंदोलन के निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाए, परंतु मृत्यु आंदोलन के प्रथम दिन ही, ठीक है, आंदोलन के प्रथम दिन ही
इनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए यह आंदोलन तो इस समर्थन दे पाया, लेकिन परिणाम नहीं देख सके कि इसका परिणाम क्या आया। बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार किसी को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए आर.सी. मजूमदार, बी ताराचंद्र, सी बी.डी. सावरकर और डी एस.एन. सेन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस.एन. सेन को सरकारी इतिहासकार, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कहा जाता है। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए इसकी बुक थी, इनकी बुक थी यानी कि 1957 में, ठीक है, सॉरी 1857। इनकी पुस्तक का नाम था 1857 की जो क्रांति हुई थी वही बुक लिखे थे। 1857 की जो बुक था इसी बुक के लिए इनको बोलते हैं कि ये सरकारी इतिहासकार थे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। 15 है कि स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड डफरिन और डी लॉर्ड कर्जन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है, स्थानीय शासन व्यवस्था को प्रोत्साहन मिला था। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी अल्प मात्रा में, ठीक है, अल्प मात्रा में शुरुआत लॉर्ड मेयो, ठीक है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी, ठीक है, लॉर्ड मेयो के। तो लॉर्ड मेयो कब थे? 1869 से 1872 तक, ठीक है। और लॉर्ड रिपन का जो शासनकाल था 1880 से 1884। इसी के बीच में स्थानीय जो स्वशासन का कॉन्सेप्ट आया उभर के, ठीक है। तो प्रोत्साहन के लिए अगर हम लेते हैं कि प्रोत्साहन मिला, कब मिला? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1880 से 1884। ये क्वेश्चन सब पुट अप होते रहते हैं, ठीक है, इसलिए आपको सन ईस्वी भी याद रखना जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 16 पे। निम्नलिखित में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो शुद्धि आंदोलन के समर्थन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए में आर्य समाज, बी ब्रह्म समाज, सी देव समाज, डी प्रार्थना समाज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। इसने धर्म परिवर्तित हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी हेतु कार्य किया था आर्य समाज ने। इसकी स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती द्वारा कब किया गया था? तो मुंबई में। कहाँ? तो मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी, आर्य समाज की स्थापना। ये भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चंस को भी कि आर्य समाज कब स्थापित हुआ? 1875 में। किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी नरेंद्र देव और डी आसफ अली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। ऐसे ही पुस्तक का नाम भी पूछता है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू। तो ये बुक इम्पोर्टेंट बुक है, इसको आप अच्छे से याद रखिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 18 कि निम्न में से कौन नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी नर्मदा और डी कृष्णा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए रिफ्ट घाटी, जैसे ये इंडिया हो गया, ठीक है, ये इंडिया,
ठीक है। देखिए यहाँ से ये जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, इसी के आसपास से यहाँ से इस साइड में, ठीक है ना, यानी कि ये पूरा जहाँ पश्चिम की दिशा में बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे है नर्मदा और जस्ट इसके ऊपर बहती है वो कौन सी है, तापी, तो ताप्ती, और इसके नीचे नर्मदा। ये दोनों नदियाँ, ठीक है, उल्टी दिशा में बहती है, यानी कि मैक्सिमम नदियाँ पश्चिम से पूरब की साइड में जाती हैं, ठीक है, लेकिन ये नदी पूरब से पश्चिम की साइड में। रिफ्ट वैली, देखिए रिफ्ट घाटी मतलब कहा जाता है कि ये क्या है, तो पर्वत, ठीक है, और इस साइड भी क्या है, पर्वत, और इसके बीच से जो खाई होती है उसके बीच से होके जो नदी बहती है, ये जो जगह होता है यहाँ से पानी निकलता है, यही बोला जाता है रिफ्ट घाटी, ठीक है दोस्तों। तो रिफ्ट क्वेश्चन आता है कि रिफ्ट घाटी में से कौन कौन सी नदियाँ भी बहती हैं, तो ताप्ती हो जाता है और नर्मदा, ठीक है। ये कहाँ जाके मिलती हैं, तो अरब सागर में, ठीक है, इधर इस साइड में क्या है, अरब सागर, अरब सागर में। क्वेश्चन ऐसे रहता है कि अरब सागर में कौन सी नदी जाकर मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन में यही रहेगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा उस टाइम, नर्मदा ही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है। ऑप्शन नंबर ए में है जलोढ़ मृदा, बी में है काली मृदा, सी में है लाल मिट्टी मृदा, और डी लेटराइट मृदा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि इस नमी को सोखे रखती है, ठीक है। तो होता क्या है कि भीगने पर यह चिपचिपी हो जाती है, कैसा होती है, चिपचिपी, जैसे भीगती है, बारिश होता है, यह सिंचाई होती है, तो कैसा होती है, चिपचिपी होती है, और सूखने पर यह आकुंचित और दरार युक्त हो जाती है। इसी कारण इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। दरारें फट जाती हैं, ठीक है, सूखेगा, दरार फट जाएगा, फिर बारिश होगा, यह सिंचाई होगी, फिर ये आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, फिर सूखेगा, फिर दरार, तो एक तरह से इसमें क्या होता है, स्वतः जुताई हो जाता है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसको बोलते हैं, ठीक है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसको बोलते हैं, तो काली मिट्टी को ही बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात में, बी हरियाणा में, सी महाराष्ट्र में, और डी राजस्थान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में कल्पसर परियोजना अवस्थित है। देखिए कल्पसर परियोजना, कोई भी परियोजना बनाया जाता है तो इसका एक उद्देश्य होता है, ठीक है, और उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। और जो पानी की परियोजना बनाया जाता है उसमें मैक्सिमम क्या होता है कि मल्टी उद्देश्य रहता है, ठीक है ना, मल्टीपर्पज परियोजना बनता है। तो इसका उद्देश्य है, जो कल्पसर परियोजना है, इसका उद्देश्य है कि ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन, क्या है, तो ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन और कृषि योग्य पानी, ठीक है, कृषि योग्य पानी की भी दो चीज़ इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। ये भी अब दो आ गया तो क्या आ गया, मल्टीपर्पज हो गया ना, एक तो ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन हो गया, कृषि योग्य हो गया, और हो जाता है औद्योगिक प्रयोग में, ठीक है। इसको क्या आता है, औद्योगिक प्रयोग में ही इसका इस्तेमाल करते हैं, विशाल उसमें जल की आवश्यकता होती है, तो इसी के थ्रू इसका पूर्ति किया जाता है, ठीक है। और यह कहाँ है, तो गुजरात में खंभात की खाड़ी में स्थित है। ये तो गुजरात हो गया, और गुजरात में कहाँ, तो खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, ठीक है। देखिए खंभात की खाड़ी अगर क्वेश्चन की कहाँ है, तो देखिए ये जो पोर्शन बनता है ऐसे मानचित्र, तो ये सब गुजरात है, ठीक है, ये गुजरात है, तो यहीं पे क्या है, खंभात की खाड़ी, ये कंडीशन पे इस सिचुएशन पे है, ठीक है दोस्तों। आप मैप में आप अच्छे से समझ सकते हैं, तो इस मैप भी आप देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है, रूर, ठीक है दोस्तों, बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है चीन, बी में है जर्मनी, सी में है जापान,
और डी में है यूके, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लैंड की बात हो रही है। तो रूर बेसिन जो प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है यह जर्मनी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। देखिए ये क्या है कि ये एक नदी का नाम भी है वहाँ, रूर, ठीक है ना, नदी। तो यह जर्मनी में प्रवाहित होने वाली नदी है और इसके नदी घाटी में कोयला खनन उद्योग है। कौन सा खनन है? तो कोयला खनन उद्योग, ठीक है। ये पता चल गया कि रूर बेसिन किस लिए है? तो कोयला खनन के लिए, ठीक है। ये जर्मनी में क्या है? तो एक नदी है, ठीक है ना, इसी के नाम से इसको बनाया, क्वेश्चंस पुट अप हुआ है कि रूर बेसिन प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं कि उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल को कौन सी परत जिम्मेदार होती है? उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश, ठीक है ना, उत्तर दिशा में जो ध्रुवीय प्रकाश है तो वायुमंडल में कौन सी परत जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए में क्षोभ मंडल, बी है तापमंडल, सी आयन मंडल और डी बहिर्मंडल। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। यह आयन मंडल या ध्रुवीय क्षेत्रों में रात में होने वाली प्रकाशीय घटना है। कौन सी? रात में होने वाली घटना है, प्रकाशीय घटना, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्न में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? देखिए पूर्वी द्वीप समूह का बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है बोर्नियो, सी है सेलिबीज, बी सेलिबीज, सी न्यू गिनी और डी तिमोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोर्नियो। निम्न से पूर्वी द्वीप समूह, ठीक है ना, 3 देशों में विभाजित है। ये 3 देशों में विभाजित है तो वह द्वीप का नाम है बोर्नियो। देखिए यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, तीसरा, ठीक है ना, सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है। देखिए ये क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसके उत्तर में है, यानी समझ लीजिए कि यहाँ, ठीक है ना, उत्तर में स्थित। और 3 देश, तो देखिए जो क्वेश्चन बात कर रहा है कि 3 देशों में विभाजित है, तो ये 3 देश आपके हो जाते हैं इंडोनेशिया, एक हो जाता है इंडोनेशिया, ठीक है, दूसरा हो जाता है मलेशिया और तीसरा हो जाता है ब्रुनेई, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में और यहीं पे है आपका इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है और ब्रुनेई भी है, ठीक है। इन्हीं तीनों द्वीपों में क्या हो गया है? विभाजित हुआ है, तो ये बोर्नियो, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 24 कि 90 डिग्री पूर्वी कटक अवस्थित है। ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी भूमध्य सागर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 90 डिग्री कटक ये जो है कहाँ है? तो हिंद महासागर में अवस्थित है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में दिया हुआ है एटना और विसुवियस, एरिबस, कोटोपैक्सी, ठीक है। और अब सूची 2 में दिया हुआ है 1 नंबर में रॉस द्वीप, 2 इक्वेडोर, 3 इटली और 4 सिसिली, ठीक है। तो ये हमको मैच कराना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। देखिए एटना आपका हो जा रहा है सिसिली में और विसुवियस इटली में, एरिबस रास द्वीप और कोटोपैक्सी क्या है?
तो इक्वाडोर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 है कि निम्न में से कौन सा एक रीट न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दिशा में लागू की जाती है? ए में है परमादेश, बी उत्प्रेषण, सी प्रतिषेध और डी अधिकार परीक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिषेध। देखिए, न्यायालय द्वारा रीट जारी किया जाता है, ठीक है। तो न्यायालय द्वारा रीट, ठीक है, जारी किया जाता है। तो ये रीट 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? तो परमादेश हो गया, उत्प्रेषण हो गया, प्रतिषेध हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया, ठीक है, और एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। तो प्रतिषेध की बोल रहा है, तो प्रतिषेध में क्या है कि कार्रवाई लंबित होने की, कोई जब कार्रवाई चलता है उसका, और कार्रवाई जब लंबित होता है उस दिशा में इसको लागू किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही है जैसे उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या है कि न्यायालयीय कार्रवाई के पश्चात, उत्प्रेषण जो है, देखिए ये कार्रवाई के लंबित होने की दिशा में, ये कार्रवाई के पश्चात लागू किया जाता है। न्यायालयीय कार्रवाई के पश्चात उत्प्रेषण लागू किया जाता है, ठीक है ना। तो ये है। अब परमादेश और अधिकार परीक्षा, और एक कौन सा होता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये रीट है जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27 है कि प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है ए स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्रवाई का संचालन करना, बी सदस्यों को शपथ दिलाना, सी स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो, डी केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना है कि वह सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रोटेम स्पीकर का काम होता है, यानी कर्तव्य होता है कि सदस्यों को शपथ दिलाना। देखिए, प्रोटेम स्पीकर बनते कौन है? तो जब इलेक्शन होता है और कोई राजनीतिक पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है तो उसमें जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, ठीक है। और वह तब तक रहते हैं जब तक नए अध्यक्ष, ठीक है, नए अध्यक्ष का सदन में चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक वो प्रोटेम स्पीकर के रूप में काम करता है। उनका सिर्फ यही काम होता है कि जो नए सदस्य एमपीज चुन के जनता के द्वारा आए हुए हैं उनको शपथ ग्रहण कराना, ठीक है। आते हैं ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी। डी है कि ध्यानाकर्षण सूचना के प्राविधान ने निम्न में से किसके क्षेत्र में सीमित किया है, ठीक है। निम्न में से किसके क्षेत्र को सीमित किया? जो ध्यानाकर्षण सूचना है, एक क्षेत्र है, उसको क्या करते हैं कि सीमित कर दिया है, ठीक है। पहले थोड़ा बड़ा था लेकिन अब कुछ छोटा हो गया है। वो कौन सा है? ए अल्पावधि चर्चा, बी प्रश्नकाल, सी स्थगन प्रस्ताव, डी शून्यकाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थगन प्रस्ताव को सीमित कर दिया है। कौन सा? तो ध्यानाकर्षण सूचना। ध्यानाकर्षण की संकल्पना भारत की ही देन है। इसके अंतर्गत सदस्य अविलंबनीय लोक महत्व के विषय में प्रश्न उठाते हैं तथा इस प्रस्ताव को स्थगन प्रस्ताव प्रभावित हुआ है, ठीक है। अब जैसे स्थगन प्रस्ताव क्या रहता है, तो इसे पेश करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना है, और जब इसे स्वीकार कर लिया जाता है तब इस सदन का नियमित कार्य रोक देता है। जो सदन का नियमित कार्य होता है रुक जाता है, ठीक है। और ये जो सूचना है, ठीक है ना, कौन सा? तो स्थगन प्रस्ताव। तो इसे पेश करने के लिए न्यूनतम जो सदस्य है, न्यूनतम 50, ठीक है ना, न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर के मनरेगा कार्यक्रम निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है, ठीक है। मनरेगा कार्यक्रम में जो संविधान के अनुच्छेद हैं, किस अनुच्छेद के तहत इसको इसके अंडर में लाकर लागू किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में अनुच्छेद 43, बी अनुच्छेद 45, सी अनुच्छेद 47, डी अनुच्छेद 50। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 43। देखिए, अनुच्छेद 43 ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है, ठीक है, 36 से लेकर 51 को,
ठीक है, 51 तक। तो फंडामेंटल ड्यूटीज, तो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत ये भी आ जाता है DPSP, शॉर्टकट में DPSP के थ्रू अनुच्छेद 43। इसमें यही कहा गया है कि कामगारों के लिए मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन का उल्लेख दिया हुआ है। जो कर्मगार है, काम करने वाले, ठीक है, उसके लिए मजदूरी और कुटीर उद्योग, कौन सा उद्योग, तो इसके अंतर्गत कुटीर उद्योग को भी लाया गया है, उसके अंतर्गत भी, ठीक है, जो काम है उसको प्रोत्साहित करना है। ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन चलते हैं सी, निम्न में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया। समिति बनी है जो संविधान सभा के गठन पे विचार किसने दिया है, तो 4 ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए साइमन कमीशन, बी राजाजी फार्मूला, सी कैबिनेट मिशन योजना, डी बेवेल योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा का गठन ये जुलाई 1946, कब होता, जुलाई 1946 किया गया था। इसके सदस्यों की संख्या थी, जिसमें सदस्य से 389 निश्चित की गई थी, ठीक है। अब इसके जो अध्यक्ष बने थे 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समिति के अध्यक्ष, ठीक है। इस समिति यानी कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बने थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील निम्न में से किसका मिश्र धातु है। देखिए स्टेनलेस स्टील है तो ए कॉपर जिंक, ठीक है, बी कॉपर जिंक और सिलिकॉन। ऐसे ऑप्शन सी क्रोमियम प्लस निकेल और ऑप्शन डी Cu प्लस Sn। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए क्रोमियम और निकेल कितना परसेंट तक होता है, इसमें 18% तक होता है, ठीक है। इसमें 18% तक क्रोमियम प्लस निकेल होता है। और यह संरचना, देखिए इसका जो काम होता है ये होता है कि संक्षारण या फिर जंग, इसको हम एक वर्ड में दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि जंग प्रतिरोधी, ठीक है। यानी कि इससे जो बर्तन बनता है, ठीक है, या जो कोई उपकरण बनाते हैं उसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है। तो उपयोग में भी देता है कि किसी उपयोग, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो बर्तन बनाने में और शल्य उपकरण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ ले सके, ठीक है दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए अंत तक धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।